नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड ये पूरी एक डिटेल्ड वीडियो होगी, वन शॉट वीडियो होगी। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले यू नो दी ड्रिल, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन दबाना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए, लाइव अपडेट आए, कोई भी चैप्टर आए, कोई भी मोटिवेशनल आए, बिल्कुल भी मिस नहीं हो। तो हम लोग बिगिन करते हैं एटम को समझने में, एटम को डिफाइन करते हुए। सो एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर क्या है? कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जो कोई जगह ले रही है ना, जहाँ पे अगर तुमने कोई भी चीज़ रखी और उसने थोड़ी बहुत जगह खाई तो वो मैटर है, और उसी के साथ साथ उसका कोई मास होना चाहिए। तो जब वो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जब उसका कुछ ना कुछ मास हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। अब दुनिया में सब मैटर है, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो मैटर नहीं है। सारी चीज़ें मैटर है और वो सारी चीज़ें ही एटम से बनी है। तो मैटर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनसे मैटर बना है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एटम्स। उनको हम बोलते हैं एटम्स। क्लियर इतना? तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 सब अटोमिक पार्टिकल्स। सबसे पहले तो ये मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एंड इसमें भी 3 और छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटॉन विच इज़ द पॉजिटिव पार्ट, न्यूट्रॉन विच इज़ द न्यूट्रल पार्ट, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता, एंड फिर आता है हमारा इलेक्ट्रॉन विच इज़ द नेगेटिव पार्ट, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज होता है। अब ना एक कंक्लूजन आया हमारे पास, ये जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है ये कंक्लूजन है। इस चीज़ को भी फाइंड करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज थी जो हम पढ़ने वाले आगे, बट मैं पहले कंक्लूजन बता देती हूँ। सो कंक्लूजन था कि 3 चीज़ें हैं, इनका अरेंजमेंट कैसा है। मतलब ये जो न्यूक्लियस है, एक एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब न्यूक्लियस एक नेट पॉजिटिव चार्ज पे रहता है। किस पे रहता है? एक नेट पॉजिटिव चार्ज पे। एंड ये चीज़ें मूव नहीं करती, ये वहीं पे ही ना ब्लॉक्ड रहती हैं, ये मूव नहीं करती। फिर इलेक्ट्रॉन्स खुद को अलाइन करते हैं शेल्स में। इलेक्ट्रॉन्स खुद को अलाइन करते हैं शेल्स में, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं एंड ये ही एक केमिकल रिएक्शन में मूवमेंट शो करते हैं, ये ही मूव करते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूक्लियॉन्स मूव नहीं करते, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मूव नहीं करते, जिसको कलेक्टिवली हम न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जो अलग अलग शेल्स में अरेंज रहते हैं। सबसे पहला शेल अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल करेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में इतनी कैपेसिटी होती है, तो जो भी एलिमेंट का एटम फर्स्ट शेल में फिल होगा इलेक्ट्रॉन से, वो होगा हमारा ड्यूप्लेक्ट रूल। मतलब ड्यूप्लेक्ट रूल मतलब 2 आएंगे। फिर सेकंड शेल और थर्ड शेल में 8 की कैपेसिटी होती है, तो वो हमारा हो जाएगा ऑक्टेट रूल। ठीक है, 8 की कैपेसिटी होती है, वो होता है हमारा ऑक्टेट रूल। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे, एज आई टोल्ड यू। सबसे पहला हमारे पास है कैथोड रेड एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले जे थॉमसन जो थे, उनने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन्स को, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आ सकती है। ही डिड दिस यूजिंग अ कैथोड रेड ट्यूब। तो कैथोड रेज, हमारी जो कैथोड रेज होती है, एनोड रेज होती है, जो इलेक्ट्रोड से निकलती है सारी, उसका एक इनने एक्सपेरिमेंट किया वैक्यूम में, जिसमें उनने कैथोड भी रखा, एनोड भी रखा, एंड टू एंड, और इनने देखा कि एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे थे एक एंड से दूसरे एंड तक। ठीक है, अब जो एयर थी चेम्बर के अंदर, वो सब्जेक्ट थी हाई वोल्टेज की, जब बहुत ज़्यादा क्या इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो हो रही है। तो इनने क्या बोला कि कैथोड रेज में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जिससे एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। तो इनने कंक्लूड किया कि वो इलेक्ट्रॉन्स थे, और ये क्या थे? ये उस मटेरियल में प्रेजेंट होके इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या करवा रहे थे? पास करवा रहे थे, जो एग्जैक्टली वही चीज़ है जो हमने 10th में भी पढ़नी है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इनने एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि एक एटम भी सिंपल नहीं है, उसमें भी इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं जो बहुत अलग अलग टाइप के हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास है प्रोटॉन, और फिर है हमारे पास न्यूट्रॉन। ये उनका पूरा ना क्या था, एक चेम्बर उनने जो पूरा पास करवाया था, पूरा एक एक्सपेरिमेंट लिया था जिसमें इनने कॉइल्स ली थी, डिफ्लेक्ट करवा, ऐसी कॉइल्स ली थी जो उसके पाथ को भी क्या करवा पाए? डिफ्लेक्ट करवा
करवा पाए। एनोड लिया था, कैथोड लिया था, कंट्रोल ग्रिल ली थी, हीटर लिया था। तो पूरा ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किया था। एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी ताकि विजिबिलिटी भी रहे, और उनको वही कंक्लूड हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ प्ले था। अभी बस सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पता चले, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अभी पता चले ही नहीं है, ठीक है। आगे हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन्स। अब कुछ हमें डिस्कवरी हुई तो उसकी स्टडी करी, ये पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है ये नेग्लिजिबल है, और तभी इसकी चार्ज एक -1 ली जाएगी। तो ये एक नेग्लिजिबल चार्ज के होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है E नेगेटिव। क्लियर। ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ये न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, और ये नेकेड आइज से विजिबल हमें नहीं होंगे। फिर हमारे पास आया इलेक्ट्रॉन का डायग्राम पूरा। तो ये पता चला कि न्यूक्लियस अंदर है, और ये ऑर्बिट में खुद को अरेंज करते हैं, ठीक है, ये ऑर्बिट में खुद को ऐसे अरेंज करते हैं। फिर एक और साइंटिस्ट आए, थॉमसन, एक और उनने मॉडल बताया एटम्स का। तो यहाँ पे क्या पता चला कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। तो एक और चीज़ हमें पता चली कि एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब क्या, वैल्यू। किसमें, वैल्यू में ये इक्वल होते हैं। अगर ये -1 है तो वो +1 होगा, वैल्यू दोनों की 1 ही है, बस क्या है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब पॉजिटिव, नेगेटिव, प्लस माइनस खुद को नलिफाई कर देंगे, तभी ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, एक न्यूट्रल हो जाएगी। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम इज टू बी पुट फॉरवर्ड एंड टेकन इनटू कंसिडरेशन। ही प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ द एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिसमस पुडिंग या एक वाटरमेलन। एक वाटरमेलन के उसके इलेक्ट्रॉन से उनने कंपेयर किया, जहाँ पे जो वाटरमेलन सीड्स थी उनको इनने इलेक्ट्रॉन बोला, ठीक है, और जो एडिबल पार्ट था उसको इनने पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट बोला, मतलब न्यूक्लियस बोला। क्लियर। आगे हमारे पास आता है कि द ब्लैक सीड्स इन द वाटरमेलन आर कंपेयर्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये एक वाटरमेलन है, इसमें जो सीड्स थी ये सारी क्या थी, ये नेगेटिव थी, इलेक्ट्रॉन थे, और जो पूरा बाकी का एरिया था वो पॉजिटिव था, है ना। जैसे एक वाटरमेलन में होता है, रेड वाला हम खा लेते हैं, वो पॉजिटिव है, जो सीड्स होती हैं वो उसकी नेगेटिव होती हैं। इसी के साथ साथ फिर एक रेडियो एक्टिविटी की चीज़ इनने ढूंढी कि रेडियो एक्टिविटी इज द टर्म for the process which unstable nucleus of an atom loses energy by giving out particles. Unstable मतलब जिसकी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं होते, ये अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एंड ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है ना, यही कैंसर के ट्रीटमेंट में भी काम आती है, ठीक है। सो इट डज सो बाय गिविंग आउट पार्टिकल्स सच एज अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स ये गिव आउट करता है, कौन करता है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस ही करता है ये। और ये जो प्रोसेस होती है बहुत स्पॉन्टेनियस होती है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, सब इसी का ही एक पार्ट है। सो एन एटम इज अनस्टेबल इफ द न्यूक्लियस हैज एन इम्बैलेंस, मीनिंग डिफरेंस इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एज आई टोल्ड यू, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तब होंगे अगर ये अनस्टेबल है, तो ये रेडियो एक्टिव होगा। बेस्ट एग्जांपल यूरेनियम। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेडियो एक्टिविटी में ही, रेडियो एक्टिव एटम ये एनर्जी गिव आउट करता है, रेडिएशन देता है, एंड ये पार्टिकल्स को ऐसे छोड़ता है, एमिट करता है एक तरीके से, ठीक है। फिर रुदरफोर्ड का भी मॉडल आया, तो इसमें उनने एक एक्सपेरिमेंट करवाया अल्फा पार्टिकल्स का। किसका, अल्फा पार्टिकल्स का। और उसको मतलब अल्फा पार्टिकल्स को इनने गिराया एक गोल्ड फॉइल पे। किस पे गिराया, गोल्ड फॉइल पे। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस आए। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यह आया कि अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड हो गए टुवर्ड्स द गोल्ड शीट एंड पास्ड थ्रू इट विदाउट डिफ्लेक्शन। मतलब इनका ना जो पाथ था वो चेंज नहीं हुआ, ये विदाउट चेंजिंग देयर पाथ ऐसे ही पास हो गए। तभी हमें ये पता चला कि एटम में जो मोस्टली जगह होती है वो एम्प्टी होती है, ठीक है। फिर एक और चीज़ हमें क्या पता चली कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय गोल्ड शीट, बहुत स्मॉल डिग्री पे। बहुत सारे सीधे चले गए, कुछ सीधे जा रहे थे बट वो डिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे जा रहे थे बट वो सिर्फ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, बहुत हल्के एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। तभी ये पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना वहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये चीज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और जो पॉजिटिव चार्ज एक एटम में है वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में थी, वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में थी, एक स्मॉल क्वांटिटी में थी।
तो वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक, बहुत कम ही थे जो वापस बाउंस बैक हुए, और ऐसे कुछ ही थे जो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए, एकदम 180 डिग्री ऐसे जा रहे थे, एकदम ऐसे आ गए, क्रिस क्रॉस हो गए, एकदम बहुत कम थे. सो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम. जैसे यहाँ पे इनने क्या रखा, गोल्ड शीट रखा है ना, यहाँ से इनने पास करवाया. अब कुछ कुछ चले गए, कुछ कुछ देखो, कुछ कुछ एकदम सीधे चले गए, कुछ डिफ्लेक्ट हुए, कुछ रिवर्स आ गए. तो बहुत सारी चीज़ें इनने देखी. अब इनको क्या कंक्लूड हुआ कि जो पॉजिटिव वाला एरिया था वो बहुत लिमिटेड था, उससे बीच वाला वो न्यूक्लियस वाला एरिया था. ठीक है, तो इनको क्या पता चला कि देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस. जो अभी आज हमारा टिल डेट हमारा जो साइंस है ना, वो यही मानता है कि हर एटम में जो बीच वाला पोर्शन होता है वो न्यूक्लियस होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और बाकी सब एम्प्टी स्पेस होती है. ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड शेल्स. तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास शेल्स में या ऑर्बिट्स में घूमते हैं. द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल. साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल होता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच वॉज द लास्ट थ्योरी रिगार्डिंग एटम्स विच वॉज प्रूवन करेक्ट. तो ये रदरफोर्ड वाला मॉडल था, गोल्ड फॉइल मॉडल जिसको हम बोलते हैं. फिर हमारे पास आता है यही मॉडल कि ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं. ठीक है, फिर इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, इसमें कुछ हमारे पास ड्रॉबैक्स भी थे कि ही एक्सप्लेन्ड दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स. पार्टिकल्स इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन, मतलब एक उनके पास स्पीड आ जाएगी जो कि नहीं था ये सच. दस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस. इनने क्या बताया कि मतलब इनका जो ये कंक्लूजन था कि ये न्यूक्लियस वाली चीज़ है, ये बिल्कुल करेक्ट थी, है ना. इसी की थ्योरी के बहुत सारे हमने एडवांसमेंट करे, बट एक स्ट्रक्चर जो पूरी थ्योरी का था वो इनने ही दिया था कि ये जो न्यूक्लियस है ये करेक्ट है. अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर था ना, इनने वो भी गलत बताया था, ना इनने ऑक्टेट और ना ड्यूप्लेक्स रूल अभी तक बताया था. तो एक चीज़ इनने ये भी बताई थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व हो रहे हैं ना, ये एनर्जी लूज़ कर रहे हैं, सिमिलर हमारे सोलार सिस्टम के जैसे कि एनर्जी लूज़ कर रहे हैं, और धीरे धीरे जब उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी वो जाके ना न्यूक्लियस में क्रैश हो जाएंगे, जो कि बहुत ही फॉल्स चीज़ थी. ठीक है, बहुत ही फॉल्स चीज़ थी. बट दिस कैन नॉट टेक प्लेस एज एटम वुड बी अनस्टेबल एंड मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट. तो ये चीज़ तो गलत ही प्रूफ हो गई, क्योंकि मैटर भी एग्जिस्ट कर रहा है. अगर इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाके क्रैश हो रहे हैं, बम्बार्ड हो रहे हैं, तो क्लियरली हमें एटम की एग्जिस्टेंस ही नहीं देखने को मिलती, हमें एटम की एग्जिस्टेंस देखने को मिली. तो फिर नील बोर आए, एक साइंटिस्ट, जिनने एग्जैक्टली बताया क्या है. बस इनने उसी मॉडल को 30% क्या किया, मॉडिफाई किया, 30% मॉडिफाई किया. बाकी रदरफोर्ड का भी मॉडल करेक्ट था, बस उसमें थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स थे. इनने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट एमिशन ऑफ एनर्जी. वो एनर्जी एमिट नहीं करते, वो नेगेटिवली चार्ज ज़रूर होते हैं, बट उनसे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती. हर ऑर्बिट पे एक डेफिनेट एनर्जी होती है, इसको शेल या एनर्जी लेवल बोलते हैं. KMLN बिगिन होता है K से, फिर जाता है वो धीरे धीरे, है ना. देखो यहाँ पे मेंशन्ड है कि बिगिन होता है K से. K में 2 मैक्सिमम आते हैं, फिर इसमें 8 आते हैं, इसमें 8 आते हैं, इसमें 18 आते हैं. ठीक है, हमें क्लास 10 तक 8 तक ही पढ़ना है. When the electron is in lowest energy level, it is said to be in ground state. An electron emits or absorbs energy when it jumps from one orbit energy to another. When it jumps from a higher energy to a lower energy, it emits energy while it absorbs energy when it's jump from lower to higher. अगर 1 से 2 में जाएगा तो वो क्या करेगा, तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, तब वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा. ऊपर से नीचे आएगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी बाहर देगा. अब यहाँ पे जो शेल्स है ये हमारे KLMN, ये सारे शेल्स हैं, एंड ये हमारा फाइनल कंक्लूजन, फाइनल मॉडल आया. क्लियर. फिर हमारे पास ऑर्बिट्स हैं. तो ऑर्बिट्स वो एनर्जी शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. अब the maximum number of electron present in the shell given by the formula is 2n2.
वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। अब फर्स्ट शेल है हमारा जैसे, तो n 1 हो जाएगा हमारा, n हो जाएगा हमारा 1। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट शेल्स आर एज फॉलोज। द फर्स्ट ऑर्बिट विल हैव 2 शेल्स, द सेकेंड ऑर्बिट विल हैव 8 शेल्स। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो द शेल्स आर ऑलवेज फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर फ्रॉम द लोअर टू द हायर एनर्जी लेवल्स। शेल्स स्टेप वाइज मैनर में होते हैं फ्रॉम द लोअर टू द हायर एनर्जी लेवल। पहले में 2 फिर 8 फिर 18, तो उनके एनर्जी लेवल्स भी इंक्रीज हुए क्योंकि उनका डिस्टेंस इंक्रीज हुआ न्यूक्लियस से। ठीक है, उनका डिस्टेंस इंक्रीज हुआ न्यूक्लियस से। फिर आया हमारा कॉन्सेप्ट वैलेंसी का। इतना क्लियर, हमें ऑर्बिट समझ आ गया, हमें ऑक्टेट रूल समझ आ गया, हमें ड्यूप्लेक्ट रूल समझ आ गया सब। अब आया कॉन्सेप्ट वैलेंसी का। वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्या था, एक मैं नॉर्मल सा एलिमेंट ले लेती हूँ। मैंने लिया सोडियम, ठीक है, मेरा फेवरेट सोडियम। अब इसका नंबर है 11, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 11 है। तो इसके फर्स्ट शेल में आए 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके फर्स्ट शेल में आए 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में आए 8। ड्यूप्लेक्ट रूल कंप्लीट, ऑक्टेट रूल कंप्लीट। नेक्स्ट अब इसका बचा 1 इलेक्ट्रॉन जो थर्ड शेल में आएगा, तो थर्ड शेल भी इसका ओपन हुआ, m वाला शेल भी ओपन हुआ। अब यहाँ पे इसको थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे स्टेबिलिटी के लिए, जितने भी चाहिए हो, इसके पास था 1, है ना, 8 18 जितने भी चाहिए इसके पास था 1। अब ये कितने गेन करेगा भाई, 17 18 थोड़ी गेन करेगा, ये चूज करेगा कि मैं 1 दे देता हूँ, है ना, मैं 1 दे देता हूँ, मैं 1 अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देता हूँ किसी को जिसको भी नीड होगी। तो उसमें इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। पहले इसके प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों 11 थे, अब इसके प्रोटॉन्स 11 ही रहे क्योंकि प्रोटॉन्स हमारे मूव नहीं करते, हमारे इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते। प्रोटॉन्स अंदर होते न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, प्रोटॉन अभी भी 11 ही है। प्रोटॉन कितने हैं अभी भी, प्रोटॉन अभी भी इसके पास 11 ही है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, प्रोटॉन का चार्ज 1 ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन का चार्ज 1 ज़्यादा हो गया, तब इधर पॉजिटिव 1 आ जाती है। एंड यही होती है वैलेंसी की द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इसने जिसको भी दिया उसके साथ इसने कंबाइन भी तो किया होगा ना, तो किस तरीके से इसने कंबाइन किया, किस तरीके से इसने लूज किया, किस तरीके से गेन किया, उसी को हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी। सो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट of an atom or their tendency to react to form molecules with atoms of the same or different element is known as the valency. Clear? Atoms of elements having a completely filled outermost shell show little केमिकल रिएक्टिविटी। यहाँ पे बात हो रही है हमारी इनर्ट गैसेस की, जिसमें जो आउटर शेल क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये होते हैं हमारे, एग्जाम्पल हो गया नियॉन, हीलियम, ये हमारे स्टेबल गैसेस होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। क्लियर इतना? नेक्स्ट हमारे पास आता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज 0। हीलियम इन सब की क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 है, इनकी वैलेंसी 0 है। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड मैग्नीशियम इज 2, है ना। देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1 as it can easily lose 1 electron and become stable. On the other hand, that of magnesium is 2 as it can lose 2 electrons and easily attain stability. तो ये क्या है, lose और gain कर रहे हैं, तो ये इनर्ट नहीं है। इनर्ट वो होते हैं जो ऑलरेडी शेल कंप्लीट होता है, उनके पास ऑलरेडी स्टेबिलिटी होती है, उनको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ, उनको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए ना इन शॉर्ट, तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं। अटोमिक नंबर, तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस, उसको क्या बोलते हैं, अटोमिक नंबर, डिनोटेड बाय द अल्फाबेट Z. Mass number and representation of an atom. So protons and neutrons are present in the nucleus. So the mass number is the total of these protons and neutrons. तो protons और neutrons मतलब न्यूक्लियस का जितना टोटल वेट होगा वो क्या होगा, हमारा मास नंबर होगा। हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं इंक्लूड कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब हाँ, लिखते कैसे, जैसे मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12 है, फिर मास नंबर 24 है, सीधा सीधा डबल, एक ट्रिक होती है, इवन वालों का डबल कर दो, ऑड वालों का डबल +1 कर दो। ठीक है,
तो प्रोटॉन्स 12, इलेक्ट्रॉन्स 12, मास नंबर क्या हो गया 12। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मास नंबर कभी भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से नहीं निकलता, मास नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से निकलता है, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से निकलता है। अब आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स क्या होते हैं? सो आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, मास नंबर थोड़ा सा अलग है, ठीक है, मास नंबर थोड़ा सा अलग है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन में ये मास नंबर 1 है, प्रोटॉन एक ही है, पर जब यहाँ पे मास नंबर देखेंगे ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का क्या टोटल इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे न्यूट्रॉन है ही नहीं इसके पास, यहाँ पे न्यूट्रॉन आ गया, वहाँ पे 2 न्यूट्रॉन आ गए, अलग अलग इसके स्टेट है, तो इसको इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स बोलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल होता है ड्यूट्रियम, ट्रीट्रियम, ठीक है। अब वैसे ही जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर सेम हो, उसको हम बोलते हैं आइसोबार्स। एग्जाम्पल है कैल्शियम एंड आर्गन, दोनों का एटॉमिक मास, दोनों का मास नंबर क्या है? सेम है, दोनों का मास नंबर क्या है? सेम है, 40 है, बट आर्गन एक स्टेबल गैस है, एक इनर्ट गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, और कैल्शियम 20 पे आता है। तो ये क्या है? एटॉमिक नंबर अलग है बट मास नंबर हमारा क्या है? सेम है। ये होते हैं हमारे आइसोबार्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हुआ। आई होप तुम्हें कोई भी डाउट नहीं है, स्टिल कोई भी बेसिक सा भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बिल्कुल भी हिचक मत रखना कि यार इतना बेसिक डाउट पूछ रहा हूँ, कोई पढ़ेगा कमेंट तो क्या सोचेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड्स हैं, मेहनत करो, अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आने वाली हैं। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।